हमारे गांव में एक कहावत है कि जो भी पालतू जानवर 20 साल से ज्यादा जिए उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, वरना वह आदमी खाने वाला जिन बन जाता है। कल हमारे घर की बूढ़ी पहाड़ी बकरी पूरे 20 साल की हो गई। गांव वाले सब मेरे बापू को समझा रहे थे कि उसे काट दो। बापू, यह बकरी 20 साल की हो गई है, गांव के नियम के मुताबिक इसे मारना ही पड़ेगा। मेरे बापू झुंझलाते हुए बीड़ी फूंक रहे थे। बूढ़ी बकरी को घूरते रहे मगर कुछ बोले नहीं। बकरी जैसे समझ गई हो कि हम उसे मारने की सोच रहे हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बापू का दिल पसीज गया। उन्होंने साफ मना कर दिया। जब मैं जवान था पहाड़ में, ये मुझे मिली थी, तब ये बस एक नन्ही सी मेमनी थी। इतने साल पाला है, इसे क्या मुझे जरा भी मोह नहीं होगा। मैं इसे नहीं मारूंगा। पर मैं उस बूढ़ी बकरी की टेढ़ी मेढ़ी आंखों को देख रहा था। मेरे दिल में अजीब सा डर उठ रहा था। बचपन से ही मुझे उस बकरी से डर लगता था। एक बार आधी रात को मैं पेशाब करने बाहर निकला था। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वह बकरी दो पैरों पर सीधी खड़ी हो गई। वह आदमी की तरह बाढ़ पार करके मुर्गियों के दड़बे में घुस गई। उसने एक मुर्गी पकड़ी और एक ही झटके में उसका गला तोड़ दिया। मेरी चीख गले में ही अटक गई। बकरी जैसे मेरी आहट समझ गई। उसने सिर उठाकर चारों तरफ देखना शुरू कर दिया। मैं लुढ़कता भागता कमरे में घुस गया। अगले दिन मुझे तेज बुखार चढ़ गया। मैंने माँ बाप को बताया कि बकरी मुर्गी खा रही थी, पर उन्होंने यकीन नहीं किया। कहने लगे, तूने कोई बुरा सपना देखा होगा। उस दिन के बाद से मैं कभी उस बकरी के साथ अकेला नहीं रहा। मैं और माँ कितना भी समझाते रहे, बापू बकरी को मारने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने उसी जैसी एक और बकरी खरीदी और उसे काटकर गांव वालों को दिखा दिया कि पुरानी वाली मार दी। असल बूढ़ी बकरी को उन्होंने मेरे कमरे के पास वाले लकड़ी घर में छिपा दिया। बापू ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, अरे बूढ़ी, जरा भी आवाज मत करना, नहीं तो लोग जान जाएंगे और तुझे मार देंगे। बकरी सच में जैसे समझ गई। उसने एक आवाज तक नहीं की, पर मेरे मन में डर और बढ़ गया। मुझे लग रहा था कुछ बुरा होने वाला है। आधी रात को मैं गहरी नींद में था कि बाहर खट 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 कदमों की आवाज आई। आवाज लकड़ी घर की तरफ से थी और धीरे धीरे मेरे कमरे की ओर बढ़ रही थी। मेरे पैरों से लेकर सिर तक सिहरन दौड़ गई। कदमों की आवाज मेरे दरवाजे के सामने आकर रुक गई। डोगन, जल्दी दरवाजा खोल, घर में चोर घुस आया है। मैं चौंक गया। आवाज माँ की थी, मगर कुछ अलग सी, जैसे गला दबाकर बोल रही हो। चोर की बात सुनकर मैं दरवाजा खोलने ही वाला था। फिर मुझे कुछ शक हुआ। मैं जमीन पर लेटकर दरवाजे की दरार से बाहर झांकने लगा। जो देखा उससे मेरी रूह कांप गई। वहाँ इंसान के पैर नहीं थे, वहाँ दो बकरी के खुर खड़े थे। अजीब बात यह थी कि उन खुरों में बच्चों के जूते पहने थे। मैं उन जूतों को पहचानता था। वे हमारे पड़ोसी हरिया काका के बेटे सोनू के थे। मेरे दिमाग में जैसे आग लग गई। सोनू के जूते बकरी के पैरों में कैसे? और यह बकरी माँ की आवाज क्यों निकाल रही है? डोगन, दरवाजा खोल, जल्दी खोल। क्यों नहीं खोल रहा? मेरे माथे पर पसीना छलक आया। मैं भागकर अपने बिस्तर पर जा घुसा। कुछ देर बाद बाहर सन्नाटा हो गया। क्या बकरी चली गई? मैंने राहत की सांस लेने ही वाला था कि खिड़की के बाहर कुछ हिलता दिखा। मैंने धीरे से गर्दन घुमाई। वही बूढ़ी बकरी खिड़की के बाहर सीधी खड़ी थी, सिर टेढ़ा करके मुझे देख रही थी। उसके मुंह के पास ताजा खून लगा था और टपक रहा था। मुझे लगा वह मुस्कुरा रही है। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। सुबह जब आंख खुली तो सूरज निकल चुका था। मैं भागकर लकड़ी घर गया। बकरी अंदर बैठी आराम से घास चबा रही थी। उसके पैरों में कोई जूते नहीं थे। मुंह के पास भी खून का एक धब्बा नहीं था। क्या यह सब सपना था? बकरी ने सिर उठाकर मुझे देखा। उसकी नजर मुझे अच्छी नहीं लगी। तभी आंगन से हरिया काका की घबराई हुई आवाज आई। वह बापू से पूछ रहे थे, मेरे सोनू को कहीं देखा है क्या? मेरा शरीर कांप उठा। सुबह उठते ही देखा सोनू घर में नहीं है। आधी रात को कहाँ चला गया होगा? हरिया काका बोले, जल्दी चल, साथ में ढूंढते हैं। बापू तुरंत उनके साथ निकल गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा। लकड़ी घर की खिड़की से बूढ़ी बकरी का सिर बाहर निकला हुआ था। वह जैसे उनकी बात सुन रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं फावड़ा उठाकर लकड़ी घर में घुसा। पूरा कमरा छान मारा मगर सोनू से जुड़ा कुछ नहीं मिला। मैंने कांपती आवाज में कहा, बूढ़ी, क्या तूने सोनू को खा लिया? बकरी ने मुंह खोला। वह ऐसे हंसी जैसे कोई इंसान हंस रहा हो। मेरे पैरों से ताकत जाती रही। तभी इतने में मेरे बापू वापस घर आ गए। उनका चेहरा उतरा हुआ था। बोले, पूरे गांव में खोज लिया पर सोनू का कहीं पता नहीं चला। मैं कुछ देर हिचकिचाया। फिर रात को जो मैंने देखा था सब बापू को बता दिया। मेरी बात सुनते ही उनका चेहरा सख्त हो गया। बोले, डोगन, ऐसी बात जुबान पर मत लाया कर। ये बूढ़ी बकरी मैंने इतने साल पाली है, बड़ी सीधी है, ये इंसान कैसे खा सकती है? बापू ने मेरी एक भी बात नहीं मानी। मैं मजबूरी में चुप हो गया। दोपहर को शहर वाले मेरे ताऊ जी अपने बेटे मोनू को लेकर हमारे घर आ गए। सुना था ताऊ जी का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया था, तो कुछ दिन हमारे यहाँ रहने आए थे। मोनू शहर में पला बड़ा था। उसे जानवरों से बड़ा लगाव था। जैसे ही उसे पता चला कि लकड़ी घर में एक बूढ़ी बकरी बंद है, वह भागता हुआ उसे देखने चला गया। मुझे डर लगा। मैं भी उसके पीछे पीछे गया। बूढ़ी बकरी मोनू की नंगी पतली बांह को चाट रही थी। उसकी आंखों में लालच भरा था। मुझे बहुत डर लगा, कहीं मोनू को कुछ न हो जाए। मैं तुरंत उसे खींचकर बाहर ले आया। रात को मोनू मेरे साथ ही सोया। हम दोनों कम ही मिलते थे, इसलिए देर रात तक बातें करते रहे। तभी फिर मुझे लकड़ी घर की तरफ से खट 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 कदमों की आवाज सुनाई दी। मेरा चेहरा उतर गया। मैंने धीरे से मोनू से कहा, थोड़ी देर में चाहे कुछ भी सुनाई दे, बाहर मत निकलना। वह बोला, क्यों, क्या हुआ? तभी दरवाजे के बाहर से ताऊ जी की आवाज आई, मोनू चल बेटा, जल्दी घर चलते हैं, तेरी माँ रो रही है, जान देने की बात कर रही है। ये सुनते ही मोनू घबरा गया और बिस्तर से कूदकर दरवाजा खोलने लगा। मैंने तुरंत उसे पकड़ लिया और दरवाजे की दरार की ओर इशारा किया। पहले नीचे लेटकर देख तो बाहर खड़ा सच में तेरा बाप है या नहीं। मोनू ने मुझे अजीब नजर से देखा पर फिर भी नीचे लेटकर झांका। बोला, तू पागल हो गया है, बाहर तो मेरे बापू के ही पैर खड़े हैं। मैं भी नीचे झुककर देखने लगा। सच में बाहर इंसान के पैर थे और जूते भी वही थे जो ताऊजी ने शाम को पहने थे। क्या सच में बाहर ताऊजी ही थे? पर मेरे मन में कुछ खटक रहा था। अचानक मेरे दिमाग में बिजली सी कौन थी। ताऊजी एक जवान आदमी है, उनकी टांगे इतनी पतली नहीं हो सकती। जो पिंडलियां मैंने देखी वे बहुत पतली थी, जैसे किसी बच्चे की टांग हो। मेरे दिल में डरावना ख्याल आया, कहीं वह बूढ़ी बकरी सोनू की टांगे लगाकर आदमी का रूप बनाकर हमें बहला तो नहीं रही। मोनू बाहर मत जा, दरवाजे पर जो है वह तेरा बाप नहीं है। पर मोनू गुस्सा हो गया। बोला, तू बेवकूफी कर रहा है, और मेरी बात सुने बिना दरवाजा खोल दिया। चर्र की आवाज हुई। दरवाजा खुला पर बाहर कोई नहीं था, बस ठंडी हवा का झोंका आया और हम दोनों कांप गए। मोनू चिल्लाया, बापू आप कहाँ गए? तभी थोड़ी दूर से ताऊजी की आवाज आई, मोनू मैं यहाँ हूँ। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे गला दबाकर बोल रहे हूँ। मैंने देखा ताऊजी दरवाजे के खंभे के पीछे खड़े थे। पूरा शरीर खंभे से ढका था, सिर्फ सिर दिख रहा था। मोनू इधर आ बेटा, जल्दी घर चलते हैं। उन्होंने एक हाथ बाहर निकाला और मोनू को इशारा किया, पर वह हाथ बहुत अजीब तरह से हिल रहा था, जैसे कोई पीछे से पकड़कर उसे ऊपर नीचे हिला रहा हो। मैंने मोनू को कसकर पकड़ लिया और आगे नहीं जाने दिया। वह झल्लाकर बोला, डोगन तू पागल हो गया है क्या? मुझे मेरे बाप के पास क्यों नहीं जाने दे रहा? मेरी माँ मुसीबत में है। मैं पसीने से तर था, समझ नहीं पा रहा था उसे क्या समझाऊं। अगर कहूं कि वह आदमी नहीं कोई आदमी खाने वाली बकरी है तो वह कभी नहीं मानेगा। मोनू ने मुझे धक्का देकर गिरा दिया और ताऊजी की तरफ भागा। तभी अचानक माँ की आवाज आई, तुम लोग आधी रात को बाहर क्या कर रहे हो? मोनू रुक गया। मैंने देखा खंभे के पीछे खड़े ताऊजी भी गायब हो चुके थे। मोनू बोला, चाची अभी तो मेरे बापू यहाँ खड़े थे पर वहाँ कोई नहीं था। माँ हमारे पास आई, बोली, मैं तो पेशाब करने निकली थी, तुम दोनों को बाहर खड़ा देखा, यहाँ तो कोई नहीं है। मैंने देखा मोनू का चेहरा उतर गया। वह चुप हो गया। माँ ने हमें डांट कर अंदर भेज दिया। कमरे में लौटकर मोनू घबराया हुआ बोला, डोगन वह अगर मेरे बापू नहीं थे तो कौन था? मैंने कहा, वह वही बूढ़ी बकरी थी जिसे तूने दिन में सहलाया था। हमारे यहाँ जो जानवर 20 साल से ऊपर जी जाए उसे मार देते हैं, वरना वह भूत प्रेत बन जाता है। बापू उस बकरी को मारना नहीं चाहते, अब वह शायद आदमी खाने वाली दैत्य बन चुकी है। मोनू बोला, डोगन तू बता, मेरा बाप कहीं सच में उस बकरी ने मार तो नहीं डाला? मैं एक पल को चुप रह गया, समझ ही नहीं आया क्या जवाब दूं। सच कहूं तो दरवाजे के खंभे के पीछे जो ताऊजी खड़े थे वह भी कुछ अजीब ही लग रहे थे, बिल्कुल मरे हुए आदमी जैसे। मोनू बोला, नहीं मैं अभी जाकर देखूंगा अपने बाप को। मैंने कहा, सुबह
सुबह देख लेना, अब बहुत रात हो गई है। वह बोला अगर सच में तेरे बाप के साथ कुछ हो जाए तो क्या तू चैन से सो पाएगा? उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया। वह बोला अगर तू नहीं चलेगा तो मैं अकेला जाऊंगा। मोनू अपने बाप के कमरे के दरवाजे तक गया और धीरे से धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा था, बस धुंधला सा दिख रहा था कि बिस्तर पर कोई लेटा है और उसकी छाती हल्की हल्की उठ गिर रही है। मोनू ने राहत की सांस ली। बोला अच्छा है मेरा बाप ठीक है। ये पक्का कर लेने के बाद हम लौटने लगे। जैसे ही मोनू ने दरवाजा बंद किया, मेरी नजर के कोने से मैंने देखा ताऊजी एकदम सीधा बैठ गए। उनका बदन बहुत मोटा और फूला हुआ लग रहा था। मेरी रीढ़ में ठंडा पानी उतर गया। लौटते वक्त मैंने धीरे से मोनू की बांह पकड़ी और कहा सुन, तेरा बाप तो दुबला पतला है ना? वह बोला हाँ मेरा बाप तो दुबला है। तू ये क्यों पूछ रहा है? मैंने कहा जो आदमी अभी बिस्तर पर लेटा था वह तो बहुत मोटा लग रहा था। मोनू रुक गया, उसका बदन कांपने लगा। बोला हाँ वह तो सच में मोटा लग रहा था। मेरा बाप ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने डरते हुए कहा कहीं वह बूढ़ी बकरी ने तेरे बाप को मारकर उसके अंदर घुस तो नहीं गई? चल लकड़ी घर में जाकर देख ले बकरी अंदर है या नहीं। हम दोनों एक दूसरे से चिपककर कांपते हुए लकड़ी घर की ओर बढ़े। दरवाजा थोड़ा खुला था। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हमारी आंखों में डर भरा था। मोनू ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर बूढ़ी बकरी नहीं थी। मोनू का चेहरा उतर गया। वह गुस्से और डर से कांपने लगा। बोला मैं अभी उस बकरी को मार डालूंगा, अपने बाप का बदला लूंगा। मैंने कहा वह अब साधारण बकरी नहीं रही, तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पर मोनू नहीं माना। वह ताऊजी के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। मैं रोक नहीं पाया। मुझे डर था कहीं वह मारा न जाए, इसलिए मैं जोर से चिल्लाया इतनी रात को तुम दोनों क्या हल्ला मचा रहे हो? माँ बाप बाहर आ गए। मोनू उन्हें देखते ही फूट पड़ा। बोला चाची मेरे बाप को उस बकरी ने खा लिया। माँ बाप यह सुनकर सन्न रह गए। माँ बोली पगला गया है क्या? बकरी इंसान कैसे खा सकती है? मोनू बोला यकीन नहीं तो चलकर देख लो। माँ बाप शक में ताऊजी के कमरे में गए। दरवाजा खोला तो ताऊजी आराम से सो रहे थे। उनका बदन पहले जैसा ही था, न मोटा न फूला हुआ। ताऊजी जाग गए। जम्हाई लेते हुए बोले अरे पगलो आधी रात को क्या तमाशा कर रहे हो? मोनू उनके पास भागा। बोला बापू आप ठीक तो हैं? उसने उनके शरीर को टटोला। कहीं कोई घाव नहीं था। चेहरा आवाज सब पहले जैसा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं और मोनू एक दूसरे को देखने लगे। अभी तो हमने उन्हें मोटा और अजीब देखा था, शायद हमसे ही गलती हुई हो। और लकड़ी घर में बकरी सच में गायब थी। बापू को पता चला तो वह घबरा गए। बोले कहीं गांव में तो नहीं निकल गए, अगर किसी ने देख लिया तो मार डालेंगे। वह भागकर लकड़ी घर की ओर गए। हम भी पीछे गए। अंदर देखा तो बूढ़ी बकरी फिर वहीं पड़ी थी, आंख बंद किए सो रही थी। सबने राहत की सांस ली और हमें डांटने लगे कि बेकार की बातें मत बनाया कर। बोले जाओ दोनों सो जाओ और दिमाग मत खराब करो। हम दोनों वापस लौटे। लकड़ी घर का दरवाजा बंद हुआ तो मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। उसी पल मेरा कलेजा मुंह को आ गया। बूढ़ी बकरी ने आंख खोल रखी थी। उसका पूरा बदन आदमी की तरह सीधा था और वह दरवाजे की दरार से हमें घूर रही थी। हमारी नजर मिलते ही वह दांत निकालकर अजीब तरह से मुस्कुराई। मेरे माथे पर पसीना छलक आया। मैंने तुरंत नजर फेर ली। कमरे में आकर हम बिस्तर पर लेट गए। रात के करीब 3 बज चुके थे पर हमारी आंखों में नींद नहीं थी। मोनू बोला रोगन सच बता, वो सच में मेरा बाप था क्या? मैंने कहा अंधेरा था, शायद हमसे ही गलती हुई हो। मोनू बोला जब मैंने उनके बदन को छुआ तो मुझे अजीब लगा, जैसे इंसान की खाल नहीं किसी गीले सड़े हुए मांस को छू रहा हूँ। बिल्कुल चिकना और फिसलता हुआ, जैसे सड़ा सुअर का मांस हो। मोनू ने लंबी सांस ली और बोला रोगन तू बेकार की बातें मत कर, मुझे और मत डरा, मैं तो पहले ही डरा हुआ हूँ। उसने फिर धीमे से कहा रोगन तूने कभी चमड़ी वाली बकरी की कहानी सुनी है? मैंने सिर हिला दिया। जाने क्यों फिर से बदन कांप गया। मोनू की आवाज बहुत धीमी थी मगर उसमें ऐसा डर था कि रोंगटे खड़े हो जाए। उसने कहा तू कहता है 20 साल से ऊपर का जानवर आदमी खाने वाला जिन बन जाता है? मुझे याद आया बचपन में पड़ोस के बुजुर्ग एक किस्सा सुनाते थे। कहते थे एक किस्म की बकरी होती है जिसे लोग चमड़ी वाली बकरी कहते हैं। वह चुपके से इंसान की खाल उतार लेती है और खुद उस खाल को पहन लेती है। फिर वह उसी आदमी की चाल ढाल आवाज हर हरकत की नकल करती है, यहाँ तक कि उसकी यादें भी अपने पास रख लेती है। कई बार तो घर वालों को भी पता नहीं चलता कि उनके बीच कौन सा आदमी असली है और किसकी खाल उतार ली गई है। कहते हैं जब वह ऐसी 6 खालें उतार लेती है तब वह पूरी तरह इंसान बन जाती है और आखिरी जिसको उसने उतारा होता है उसी का रूप लेकर जीती है। यह सुनकर मेरी पीठ पर बर्फ सा पसीना बहने लगा और पता नहीं मेरा वहम था या सच, मगर कमरे में अजीब सी ठंडी हवा महसूस होने लगी। मोनू मेरी तरफ टकटकी लगाए देख रहा था। उसकी काली पुतलियां और फैलती जा रही थी। वह बोला रोगन कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही वह हूँ जिसकी खाल उतर चुकी है? मैंने कांपते हुए कहा मोनू बेकार की बातें मत कर, मुझे मत डरा, मैं पहले ही डरा बैठा हूँ। अगर तूने फिर ऐसी बात की तो मैं कल ही सरपंच को बता दूंगा और वह लोगों को लेकर आएगा और उस बूढ़ी बकरी को मार डालेगा। मोनू कुछ नहीं बोला, बस बिना पलक झपकाए मुझे घूरता रहा। उसकी काली पुतलियां धीरे धीरे सिकुड़कर सीधी पतली लकीर जैसी हो गई। वह फुसफुसाया रोगन जब तू पैदा हुआ था तभी से मैं तेरे मांस पर नजर लगाए बैठा हूँ। इतना कहकर जैसे कोई चीज मोनू की खाल के अंदर से बाहर निकलने लगी। मैं चीख पड़ा और झटके से जाग गया। मोनू गुस्से में बोला क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? तूने तो मेरी भी नींद खराब कर दी। मैं उसे ऐसे देख रहा था जैसे कोई भूत देख लिया हो। मैं बिस्तर से कूदकर दरवाजे के पास जा खड़ा हुआ, उससे दूर। वह बोला तुझे क्या हो गया, पागल हो गया है क्या? मैं उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। उसके शरीर पर कहीं कोई जख्म नहीं था। क्या सच में वह सब सपना था? मैंने हकलाते हुए पूछा तूने मुझसे चमड़ी वाली बकरी की कहानी कही थी क्या? मोनू हैरान होकर बोला कौन सी कहानी, तू क्या बकवास कर रहा है? ये सुनते ही मैंने राहत की सांस ली। लगता है रात को मुझे बुरा सपना आया था पर मैं मन ही मन ठान चुका था कि आज चाहे जो हो उस बूढ़ी बकरी को जिंदा नहीं रहने दूंगा और जो कुछ मैंने देखा सब सरपंच को बताऊंगा। तभी माँ ने हमें उठाकर खाने को बुलाया। मैं और मोनू रसोई में पहुंचे तो ताऊजी आराम से बैठकर खिचड़ी खा रहे थे। वह माँ की तारीफ करते जा रहे थे। बोले अरे भाभी तुम्हारे हाथ का स्वाद तो कमाल है। उनका चेहरा चाल ढाल सब पहले जैसा था। मैंने गौर से देखा उनके शरीर पर कोई घाव नहीं था। क्या सच में हम दोनों को ही भ्रम हुआ था? ताऊजी ने हमें घूरते देखा तो हंसकर बोले क्या देख रहे हो, मेरे मुंह पर कुछ लगा है क्या? मैंने जल्दी से कहा नहीं कुछ नहीं। वह जोर जोर से फूंक मारकर गर्म खिचड़ी खा रहे थे जैसे उन्हें गर्मी का एहसास ही नहीं। मैं ध्यान कहीं और लगाए खा रहा था और चोरी से ताऊजी को देख रहा था। तभी अचानक मैंने देखा उनकी आंखें जो सामने देख रही थी एकदम किनारे को मुड़ गई और सीधी मुझे घूरने लगी। एक पल को उनकी पुतलियां पतली काली लकीरों जैसी हो गई। मेरा हाथ कांप गया। गर्म खिचड़ी लगभग गिर ही गई थी। अगले ही पल उनकी आंखें फिर सामान्य हो गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरे होंठ कांप रहे थे। मैं मोनू को बताना चाहता था और देखा उसका चेहरा भी पीला पड़ा था। उसके माथे पर मुझसे ज्यादा पसीना था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और जल्दी से बाहर खींच लाया। पीछे से माँ की आवाज आई अरे दोनों नालायक खाना छोड़कर कहाँ भाग रहे हो? बाहर आकर मोनू ने कांपती आवाज में कहा। मैंने भी ताऊजी की आंखें बदलते देखी। अब क्या करेंगे? मैंने कहा चल सरपंच के पास चलते हैं। अब मुझे बापू की जिद की परवाह नहीं। अगर उन्होंने बकरी को नहीं मारा तो वह हम सबको मार डालेगी। मैं और मोनू सीधे सरपंच के घर पहुंचे। सरपंच और उनकी बूढ़ी अम्मा दोनों घर पर थे। गांव में सब उन्हें माई कहकर बुलाते थे। जवान दिनों में वह झाड़ फूंक करती थी और ऐसे मामलों की समझ रखती थी। मैंने हांफते हुए कहा माई बापू ने उस बूढ़ी बकरी को नहीं मारा। फिर मैंने शुरू से लेकर अब तक की सारी बात एक एक करके उन्हें सुना दी। मेरी बात सुनते ही सरपंच का चेहरा सख्त हो गया और वह घबराकर बोले तू कह क्या रहा है? अगर यह सच है तो बात बहुत बिगड़ चुकी है। सरपंच घबराकर बोले अरे ये क्या कर डाला, इतना बड़ा अनर्थ। फिर खुद ही बोले छोटे लाल को पूरी तरह दोष भी नहीं दे सकते। उसने इस बकरी को इतने साल पाला है। हो सकता है बकरी ने उसी के मन को पहले ही अपने बस में कर लिया हो। इतनी उम्र की बकरी अगर जिंदा है तो वह साधारण नहीं रही। वह पक्का कोई जिन्न प्रेत बन चुकी है। वह तेरे बाप के दिमाग को मोड़ दे। ये उसके लिए कुछ भी नहीं। तेरे ताऊजी और सोनू को अब बचाया नहीं जा सकता। उनकी खाल वह बकरी उतार चुकी है। ये साधारण
साधारण प्रेत नहीं है, इसे चमड़ी वाली बकरी कहते हैं। जब वह छठी खाल पहन लेगी तब पूरी तरह इंसान बनकर उसी का रूप धरकर जीने लगेगी। माई की नजर मोनू पर पड़ी जो पत्थर सा खड़ा था। उनकी कही बात हूबहू वैसी ही थी जैसी बात मैंने रात सपने में मोनू से सुनी थी। मोनू की आंखें लाल हो गईं और आंसू बह निकले। वह रोते हुए बोला, मेरा बाप सच में मर गया, उसे उस बकरी ने मार दिया। उसे टूटता देखकर मेरा दिल बैठ गया। अगर बापू ने जिद न की होती तो ताऊजी जिंदा होते, सोनू भी बच जाता। सरपंच ने दांत भींच कर कहा, इस बकरी को मारना ही पड़ेगा। फिर उन्होंने अपनी बीवी से कहा, अरे बुढ़िया तुम जाकर कस्बे से कसाई को बुलवाओ। सरपंच खुद भी हैरान थे, बोले कसाई को क्यों बुलाना पड़ेगा? माई बोली, ऐसी जिन्न बनी बकरी को साधारण छुरी से नहीं मारा जाता, कसाई की काटने वाली छुरी में बहुत मारक ताकत होती है, वही इसे काबू कर सकती है। सरपंच ने हामी भरी और तुरंत कस्बे की तरफ निकल गए। माई ने मोनू से कहा, तू जरा बाहर बैठ, मैं डोगन से अकेले में बात करूंगी। मोनू ने मुझे घबराई नजर से देखा मगर बाहर चला गया। मुझे समझ नहीं आया माई उसे अलग क्यों कर रही है। माई धीरे से बोली, डोगन अब जो मैं कहूंगी उससे डरना मत। मोनू को उस बूढ़ी बकरी ने पहले ही मार दिया है, अब बस उसकी खाल बची है। ये सुनते ही मेरा चेहरा सफेद पड़ गया। माई ने दरवाजे पर टंगी हवा की घंटी की ओर इशारा किया, बोली, जब तुम दोनों अंदर आए थे तो ये घंटी बजी थी, ये साधारण घंटी नहीं है। ये पहचान लेती है कि अंदर आने वाला जिंदा इंसान है या कुछ और। अगर कोई अपवित्र चीज आती है तो यह अपने आप बज उठती है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मोनू कब मारा गया? मुझे कुछ पता ही नहीं चला। माई ने पूछा, डोगन कल रात बाद में तू सो गया था क्या? मैंने सिर हिला दिया। माई बोली, बहुत मुमकिन है उसी वक्त वह मारा गया हो। जो सपना तूने देखा वह सपना नहीं था, सच था। वह चमड़ी वाली बकरी 3 खालें उतार चुकी है, अगर 3 और उतार लेगी तो इंसान बन जाएगी। सोच उसका अगला निशाना कौन होगा। अगर ताऊजी और सोनू 2 हो गए तो फिर माँ बाप और आखिरी मैं ही छठा होऊंगा। क्या वह मेरी जगह लेना चाहती है? मैं रो पड़ा। माई, हमें बचा लो। माई बोली, सरपंच कसाई को लेकर आएंगे तब मैं भी कुछ उपाय करूंगी, तब जाकर वह बकरी मरेगी। मैंने पूछा, तब तक माँ बाप का क्या होगा? क्या वह बकरी उन्हें भी मार देगी? माई ने मुझे एक ताबीज दिया, बोली, इसे अपने पास रखना, जब तक यह तेरे पास रहेगा वह बकरी तेरे माँ बाप को हाथ नहीं लगा पाएगी। मैंने जल्दी से ताबीज जेब में रख लिया और बाहर आ गया। मोनू दरवाजे पर ही खड़ा था, मुझे देखते ही पूछने लगा, माई ने क्या कहा? मैं एक पल को पीछे हट गया और खुद को संभाला और बोला, माई ने बस इतना कहा कि जब बकरी को मारेंगे तब तेरे बाप शायद रोकने आएंगे, इसलिए ध्यान रखना। वह सीधे तुझसे नहीं कह सकती थी कि तेरे बाप मर चुके हैं, इसलिए मुझे समझाया। मेरी बात सुनकर मोनू शांत रहा पर मैं उससे दूर ही खड़ा रहा। वह अचानक बोला, डोगन कहीं सरपंच और माई ही उस चमड़ी वाली बकरी के भेस में तो नहीं? मैं मन ही मन हंसा, समझ गया ये वही बकरी है जो हमें आपस में लड़वाना चाहती है। तभी मोनू ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं घबरा गया पर वह मुझे खींचकर सरपंच के घर की खिड़की तक ले गया। खिड़की की चौखट पर साफ बकरी के खुरों के निशान थे। वह बोला, देख लगता है वह बूढ़ी बकरी रात को यहाँ भी आई थी। अगर वह खिड़की से अंदर घुसी होगी तो घंटी नहीं बजी होगी और शायद माई और सरपंच की खाल भी उसने उतार ली हो। ये ख्याल मेरे दिमाग में घूमने लगा और सब कुछ और उलझता चला गया। वह ख्याल मेरे दिमाग से हट ही नहीं रहा था। माई ने जो ताबीज मुझे दिया था वह कपड़ों के अंदर हल्का हल्का गर्म हो रहा था। क्या सच में यह मुझे बचा रहा है या कोई चाल है? और अगर सरपंच कस्बे कसाई लाने नहीं बल्कि जानबूझकर समय काटने गए हों तो जितना सोचता उतना ही मेरी रीढ़ ठंडी पड़ जाती। पर मैं मोनू की बातों पर पूरा भरोसा भी नहीं कर सकता था, क्योंकि या तो वह बकरी उसके रूप में है या फिर सरपंच और माई में से कोई। मुझे सबसे ज्यादा डर माँ बाप की जान का था। मैं दौड़ता हुआ घर की ओर भागा। पीछे से मोनू चिल्लाया, डोगन रुक, मैं भी आ रहा हूँ। जब मैं घर पहुंचा तो माँ आंगन में कपड़े धो रही थी और बापू कुर्सी पर धूप सेंक रहे थे। मैंने राहत की सांस ली पर अब समझ नहीं पा रहा था कि जेब में रखा ताबीज फेंक दूं या संभाल कर रखूं। ये मुझे बचा रहा है या मुझे ही जाल में फंसा रहा है? मैंने बापू से पूछा, ताऊजी कहाँ है? बापू बोले, वह बूढ़ी बकरी के पास लकड़ी घर में है। मैं घबराकर लकड़ी घर की ओर भागा। अंदर बूढ़ी बकरी नहीं थी, जमीन पर बस एक पतली सी इंसानी खाल पड़ी थी जो ताऊजी की थी। मेरा दिल धक से रह गया। अब वह बकरी किसकी खाल पहनकर घूम रही है? तभी पीछे से मोनू आया। उसने जमीन पर पड़ी खाल देखी और जोर जोर से रोने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा था वह सच में रो रहा है या नाटक कर रहा है। उसके रोने की आवाज सुनकर माँ बाप भी आ गए। माँ खाल देखते ही धम्म से जमीन पर बैठ गई। रोते हुए बोली, ये क्या हो गया? बापू का चेहरा छूने जैसा सफेद हो गया। वह बड़बड़ाने लगे, मोनू का बाप उसे खा गया। वह बकरी सच में जिन्न बन गई। मैं तो तब से कह रहा था उसे मार दो पर तूने नहीं माना। डोगन सच कह रहा था, सोनू भी उसी ने खाया होगा। बापू आंखों में आंसू भरकर अपने गाल पर खुद थप्पड़ मारने लगे। बोले, मेरी गलती है। उस दिन मन में जाने कैसी जिद थी कि बकरी को नहीं मारूंगा और अब वही जिद गायब हो गई। मुझे पता था बापू रोज उसके साथ रहते थे, जरूर उसने उनके दिमाग पर जादू किया होगा। मैंने कहा, मैंने सरपंच और माई को सब बता दिया है, वह कसाई लेकर आएंगे और उसे मार डालेंगे। माँ का चेहरा थोड़ा संभला। बापू बोले, इस सब के बाद मैं खुद हरिया काका से माफी मांगूंगा, चाहे वह जो सजा दें मैं दूंगा, अगर जान भी मांग लें तो दे दूंगा। तभी मेरी नजर मोनू पर पड़ी। वह चुपके से मेरी जेब की ओर देख रहा था जहाँ ताबीज रखा था। उसी पल मुझे समझ आ गया, बकरी इसी के अंदर छिपी है। वह जानबूझकर खुरों के निशान दिखाकर मुझे ताबीज फेंकने को उकसा रही थी। मैंने तुरंत हाथ जेब पर रख लिया और ताबीज कसकर पकड़ लिया। मोनू ने मेरी हरकत देख ली और अब वह सीधा मुझे घूरने लगा। उसकी आंखों में जहर था। तभी बाहर से सरपंच की आवाज आई। वह कसाई को लेकर लौट आए थे। मेरे भीतर उम्मीद जगी। मोनू का चेहरा बदल गया। वह भागने को मुड़ा। मैं झपट कर उस पर कूद पड़ा और उसे जमीन पर दबोच लिया। मैं उससे मजबूत था, उसे कसकर पकड़े रहा। तभी माई अंदर आई और मेरी पकड़ में तड़पते मोनू को देखकर बोली, अब बहुत हो गया, तू 3 जाने ले चुका है, अब तेरा अंत होगा। मोनू जोर से छटपटाने लगा। मैं लगभग उसे रोक नहीं पा रहा था। तभी कसाई आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक जिंदा मुर्गा था। उसने मुर्गे की गर्दन काटी और ताजा खून सीधे मोनू के चेहरे पर छिड़क दिया। मोनू चीखा और उसकी त्वचा धुआं छोड़ने लगी जैसे जल रही हो। माई ने उस पर मुट्ठी भर कच्चा चावल फेंका। वह दर्द से तड़पता जमीन पर लौटने लगा। मैं हटकर खड़ा हो गया। कुछ ही देर में उसका शरीर बिचके हुए थैले की तरह ढीला पड़ गया और बस एक खाली खाल बची रह गई। उसी खाल के अंदर से वह बूढ़ी बकरी बाहर निकली और भागने लगी। कसाई ने फुर्ती से छुरी चलाई और एक ही बार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। बकरी की आखिरी चीख गूंजी और उसका सिर जमीन पर लुढ़क गया। उसी पल मेरी जेब में रखा ताबीज ठंडा पड़ गया। मैंने गहरी सांस ली। लगा जैसे पहाड़ हट गया। आखिरकार वह डरावना खेल खत्म हो गया था। आपको ये पूरी कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करें ऐसी ही मजेदार वीडियोस के लिए।